गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक ना, ये आपका चैप्टर 3 है, जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सीखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है जी? दो चर वाले, परिभाषा से ही समझ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इसमें चर की संख्या कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे मेरे दोस्त? दो होंगे, तभी ना दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। चलिए देखिए, इसका परिभाषा समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है जी? समीकरण ए एक्स प्लस वी वाई प्लस का सी बराबर 0, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्याएं हैं और ए वी नॉट इक्वल टू 0 हो तो दो चर में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर में क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण कब होता है जी? समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्याएं हैं। ए जो देख रहे हैं ना, ये आपका ए है और ये बी है, ये क्या होगा? वास्तविक संख्याएं हैं। और ए वी नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाता है तो देखिए एक चर बचेगा। ठीक, यदि ये दोनों में 0 हो जाता है तो फिर ये आपका दो चर में रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। होगा जी? अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 रह गया तो इसके जो यहाँ पे अंक होगा और x का जो मान होगा उसके साथ गुना करने पर 0 आ जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 हो जाएगा तो इसमें कुछ बचेगा नहीं, तो फिर ये दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी जो होगा मेरे दोस्त, वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो चर में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। फिर से समझिए, समीकरण ए एक्स प्लस वी वाई प्लस का सी बराबर 0, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्याएं होंगे। जो एक्स का गुणांक जो यहाँ देख रहे हैं ना, एक्स का गुणांक वो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। और ए वी कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे, तो दो चर में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। अनगिनत होती है। दो चर वाले हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होता है। ठीक ना। चलिए, और दूसरा आपका होता है x तथा y के वे मान जो समीकरण ए एक्स प्लस वी वाई प्लस का सी बराबर 0 के मान को संतुष्ट करते हैं
एक्स तथा वाई के वे मान जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी के मान को संतुष्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है जी? अनगिनत होता है। समझ गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। और x तथा y के वे मान, x और y का वह मान जो ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0 के मान को संतुष्ट करते हैं। मतलब x और y का जो वैल्यू होगा, वह मान होगा, वही दिए गए समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा तो वही आपका जो होगा ना, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। समीकरण के यहाँ पे हल छूट गया ना, समीकरण के हल कहलाते हैं। समझ गए? तो x और y का मान जो होगा वह समीकरण पे रखने पर जो इस मान को संतुष्ट करेगा तो वही आपका रैखिक समीकरण के क्या हो जाएगा? हल कहलाएगा। समझ गए? रैखिक समीकरण के क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो चलिए इसे देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस का y बराबर 7। समझ गए? यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x होगा ना। चलिए यहाँ पे हम x का मान रखेंगे। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा? फिर घटाएगा तो 0 यानी कि 7 ही आएगा, यानी y बराबर क्या आ गया? 7। चलिए यहाँ x बराबर जब 0 हम मान लिए तो y का मान क्या आएगा? 7, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 7, यानी इस समीकरण का क्या है? हल है। हल है। क्यों है? देखिए, अगर x का मान इस समीकरण में रखा जाए और y का मान रखा जाए तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। x का मान 0 ठीक है, और y का मान 7, उधर ले जाके घटा देखते, इधर 0 इधर 0, दोनों साइड 0 हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस समीकरण के x और y का मान क्या हो जाएगा? इसके हल हो जाएंगे। और यहाँ पे यह भी बात याद रखना है आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। क्यों होती है भाई? तो x के भिन्न भिन्न मान रखने पे y के भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते रहते हैं। समझ रहे हैं? x और y के भिन्न भिन्न मान रखने पे हर, है ना, अलग अलग मान पे y के भी अलग अलग मान क्या होते हैं जी? प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है? अनगिनत होती है। क्यों हो रहा है? तो x के भिन्न भिन्न मान पे, है ना, x के भिन्न भिन्न मान पे आपको y का भी अलग अलग मान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से रखते जाइएगा और y का भी मान आते जाएगा। समझ गए? तो आइए इसे अब हम देखते हैं इसका आलेख। आलेख कैसे होता है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या तो इस तरह से जाएगा या तो इस तरह से जाएगा, ठीक ना, या तो सीधा जाएगा, है ना, कहीं से भी जाएगा, लेकिन आलेख जो है उसका सीधा जाएगा। ठीक, और वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, सरल लाइन में होता है। जैसे तीन बिंदु है तो तीन बिंदुओं के एक जाएगा तो एक सरल रेखा में जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो होगा वह सीधा जाएगा। चलिए इसका एक आलेख भी समझते हैं, है ना, उदाहरण से समझते हैं। इसका आलेख अच्छी तरह से बनाते हैं। चलिए जैसे इसी को प्रश्न हम ले लेते हैं। 2x प्लस का y बराबर 7। यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x होगा। चलिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखने पे आपको इस तरह से वैल्यू रखना है ना कि वटा में नहीं आए। समझ गए? सोच समझ करके आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस वटा में नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ से x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2। x की जगह पे क्या रखेंगे? x बराबर 0 लिए है ना, तो 7 माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 0 ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा? 7। चलिए अब हम रखते हैं x बराबर 1 पर। ठीक, x बराबर 1 पर, तो यहाँ से आपका y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1।
2 को 1 में गुना करेंगे 2 आएगा, तो 7 में से 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा 5 ना, 5। चलिए कम से कम 3 बिंदु तो आपको निकालना है। कितने बिंदु निकालना है, 3 बिंदु आपको निकालना है। और भी निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम ग्राफ का खींचने के लिए आपको 3 बिंदु निकालना होगा। अब ले लेते हैं x बराबर 2 पर, ठीक। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, और 7 में से 4 को हटाइएगा तो कितना आएगा 3 ना। चलिए 3 बिंदु हमने निकाल लिए हैं जी। यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे y, 3 बिंदु निकालने हैं, 3 बॉक्स बना लेंगे, ठीक ना। ऐसे तो 3 को आप लोग को निकालना ही हर हालत में है, ठीक ना। हम 2 बिंदु से भी काम चला सकते हैं। जब तक 3 को निकालिएगा नहीं तब तक आपको रेखा पता ही नहीं चलेगा सीधा है या नहीं। चलिए x बराबर 0 रखने पे y का मान क्या आया था जी, 7 आया था। x बराबर 1 रखने पे y का मान क्या आया था, 5 आया था, 5 आया ना। चल x बराबर 2 रखने पे y का मान क्या आया जी, 3 आया है। अब देखिए इसका आलेख खींचते हैं, कैसा जाता है इसका आलेख। आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, ठीक ना, अच्छा से बनता है। और आप लोग को तो ग्राफ पेपर एगो खरीदना ही है, ठीक ना, क्योंकि 5 नंबर का तो ग्राफ छूटना नहीं चाहिए आप लोग से, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। आप लोग को अगर लाना है तो 5 नंबर मुट्ठी में ग्राफ पेपर पर अच्छी से, इसी में से आपका एक ग्राफ पेपर पर पूछता है प्रश्न, ठीक ना, इसी चैप्टर से। चलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर पर आपको बराबर दूरी पर अंक लिए होते हैं, वहाँ पे रेलगाड़ी टाइप का मोटा मोटा लकीर होता है, उसी में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमसे 19 20 हो सकता है, लेकिन आप लोग ग्राफ पर जब बनाइएगा ना तो एकदम बराबर दूरी पर जाएगा। 5 6 ऊपर और बढ़ जाएंगे, 7 तक का रहा है तो 7 तक का आपको लेना होगा, समझ गए। नीचे में ज़्यादा नहीं है, -1 -2 रहने दीजिए, -1 -2, इधर x डैश, इधर x, इधर y डैश, ऊपर y, है ना। चल ध्यान से देखिएगा, x का मान 0 तो y का मान 7, x का मान 0 तो y का मान 7, y का मान 7 यही ना, y अक्ष पर चलेंगे, y बराबर 7 का है तो y अक्ष पर चलेंगे, और यहीं पर आपका x का मान 0 हो जाएगा और y का मान 7। कहीं भी जाइएगा तो x का मान 0 y के लिए और x के लिए, ठीक। x का मान 1 है तो y का मान 5, x का मान 1 यही है ना, और y का मान 5। देखिए 1 के सामने ऊपर जाएंगे 5 तक, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। चलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा आपका अंक। x बराबर 2 है तो y का मान 3, x बराबर 2 ये हो गया, और y का मान 3 ये हो गया, इधर से 3 और इधर से 2 यहीं पे, ठीक। चलिए अब इसको हम देखिए सीधा यहाँ से आपको मिलाना होगा, ठीक। आपको ग्राफ पेपर पर एकदम सीधा जाएगा, तीनों बिंदु एक समान लाइन में जाएगा। देखिए हमसे थोड़ा सा हिल पिल गया है, ठीक ना, इधर उधर डोला है। आप लोग जब ग्राफ पर बनाएगा तो तीनों बिंदु एकदम समान रेखा में होगा, ठीक। इसीलिए आपको 3 बिंदु लेना होता है। ऐसे तो आप 2 मिला करके खींच दीजिएगा, लेकिन जब 3 बिंदु रहेगा तभी ना आप पता कर सकते हैं कि सीधा गया कि नहीं। इसलिए तीनों बिंदु जो जाएगा ना आपका वो समान जाएगा। आप लोग ग्राफ पर देखिएगा सही से आपका बनेगा। हमारा देखिए अंक कहीं आगे पीछे हो जाता है तो गड़बड़ थोड़ा हो जाता है, ठीक। लेकिन आप लोग का ग्राफ पे बराबर दूरी पर कटेगा, सब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों मिलेगा। चलिए यहाँ पे अंक भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2,3 था ना, यहाँ पे लिख देंगे 2,3, ऐसे लिख देने से और बेहतर होता है। और यहाँ पे आपका देखिए x का मान 1 y का मान 5 था ना, x का मान 1 y का 5, और यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे था आपका x का मान 0 और y का मान 7, ठीक। तो हमने इस तरह से आलेख पढ़ते थे, समझ गए। क्लास 9th में इस तरह का आलेख आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप पढ़ते थे तो इसमें एक समीकरण दिया रहता था, तो चर वाले रैखिक समीकरण रहता था, लेकिन इसमें एक समीकरण रहता था। अब चलिए हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, युग्म। बस इसमें देखिए युग्म जुड़ जाने से बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक ना। हम लोग अभी पढ़ते थे तो वो पढ़ते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते थे, लेकिन क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। चलिए अब इसको देखते हैं।
रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे तो देखिए इसमें प्रश्न यहाँ पे शब्द से ही पता चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसमें चरों की संख्या कितने होंगे, दो होंगे, ठीक ना। चरों की संख्या दो होंगे और समीकरण भी दो होंगे। जैसे आपका हो जाएगा ax प्लस वी वाई, आपका होगा a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा आपका हो जाएगा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें देखिए आपको युग्म जुड़ जाने से सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि इसमें समीकरण की संख्या दो होंगे और आपका a1 v1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 v2 नॉट इक्वल टू 0। a1 और v1 और a2 और v2 कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात को ध्यान में रखना है। a1 v1 में से अगर कोई भी 0 हो जाता है या दोनों 0 हो जाता है तो फिर ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे जी, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे a1 और v1 कंडीशन है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a2 v2 भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ही ये दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। और इसमें देख रहे हैं समीकरण दो वो है, एक ये है और एक ये है, यानी कि एक एक दो समीकरण इसमें है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, युग्म, यही इसका फर्क है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या भी क्या क्या होती है उसे भी देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या पहला तो होता है आपका अनेक हल, दूसरा आपका होता है कोई हल नहीं, और तीसरा आपका होता है अद्वितीय हल या एक हल। अब देखिए इसको समझते हैं, अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल के मतलब क्या है। चलिए इसे हम एक आलेख से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आलेख खींचते हैं, x इधर x डैश, इधर आपका y, इधर y डैश होगा। इधर y डैश, इधर हो जाएगा x डैश, इधर x हो जाएगा। चलिए ये तीन को हम आलेख के बारे में आप लोग को समझाते हैं। जैसे ये पहला जो देख रहे हैं, तो पहला आलेख जो होता है वह इस तरह से रेखा जाता है, पहला रेखा इस तरह से हुआ और इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगा, इसी के ऊपर क्या जाएगा, दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर जाएगा। तो ये जो होता है आलेख, इसका नाम होता है समपाती, ठीक है। समपाती का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये बिंदु पर काट रहा है, इसको हर एक बिंदु छोटे छोटे बिंदुओं पे क्या कर रहा है जी, काट रहा है। तो पहला रेखा को दूसरा का रेखा क्या कर रहा है, इस रेखा को हर एक बिंदु छोटे छोटे बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं हम समपाती, यानी कि इसका हल होता है अनेक, इसके अनेक हल होते हैं, गिनती नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं बात को। जैसे पहला रेखा गया, उसी के ऊपर दूसरा का रेखा जाएगा, तो ये जो आपका हल कहलाएगा वह अनेक हल कहलाएगा और यह आपका समपाती होता है। कोई हल नहीं का मतलब समझ रहे हैं, कोई हल नहीं होने का मतलब जो आपका एक रेखा ये गया, ठीक, और दूसरा का रेखा भी आपका इसी तरह से जाएगा, दोनों समांतर होगा, एकदम दोनों समांतर बराबर। जैसे समझिए रेल की पटरी जब सोझा जो होता है वह कभी भी नहीं मिलता है आगे चल करके, समझ गए। तो ये जो कोई हल नहीं होगा मतलब यह समांतर होगा, समांतर रेखाएं होगा और ये दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कहीं पर भी नहीं काटेगा।
जिसके कारण इसके कोई हल नहीं होते हैं। कोई हल का मतलब जो अभी काटेगा ही नहीं तो इसका हल होगा जी, नहीं होगा, यानी कि इसे हम कहेंगे समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखा जिसके कोई हल नहीं होता है। अब देखिए अद्वितीय हल मतलब एक हल को क्या होता है, जैसे कि एक रेखा इधर से गया और एक रेखा इधर से आया, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रेखा में ये दोनों रेखाएं कहीं न कहीं एक बिंदु पे काट रहा है, जैसे इस बिंदु पे काट रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एक हल यानी कि अद्वितीय हल। और इसे हम बोलते हैं, जानते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए समझ गए आप, अनेक हल के मतलब वह रेखा जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएगा, ठीक ना, और वह संपाती कहलाता है, समझ गए। दूसरा कोई हल नहीं होगा मतलब कि वह रेखा जो होगा आपका दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दोनों एकदम दूसरे के समानांतर जाएगा और वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई हल नहीं। जब काटेगा नहीं तो उसका हल की संख्या होगा जी, नहीं होगा, ठीक। अद्वितीय हल या एक हल के मतलब इसमें जो होगा लेखा आपका आलेख जो होगा वह एक दूसरे के रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी करेगा, कहीं न कहीं वह एक पॉइंट पर एक बिंदु पर जरूर काटेगा, अवश्य काटेगा, जिसके कारण इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो अब हम कैसे बता सकते हैं बिना आलेख खींचे कि इसका अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। बिना आलेख खींचे इस समीकरण के मदद से ही हम कैसे बता सकते हैं कि संपाती होगा मतलब अनेक हल होगा, ठीक। इस समीकरण के मदद से हम बता सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, ठीक, कि समानांतर ही रहेगा। समानांतर मतलब कोई हल नहीं, समीकरण के मदद से ही आपको पता चल जाएगा बिना आलेख खींचे कि प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब इसका एक हल होगा। तो इसे हम अगले एक्सरसाइज में जानेंगे। अभी आपका एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें इतना का ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको आलेख खींचना है और बीजीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक। और इसके बारे में हम फिर इसके अगले एक्सरसाइज में जब चलेंगे ना तो वहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। बिना आलेख खींचे आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा हल होगा, नहीं होगा, कितना अच्छा होगा। बिना खींचे हुए अगर आप बता सकते हैं तो बहुत मज़े की बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को, सब अच्छी तरह समझ में आ गया ना। चलिए वेरी गुड। आपका अगला एक्सरसाइज है प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। पहला आपका कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। समझ गए प्रश्न को, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न है। पहले नंबर तो आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद उसको समझना है क्या कह रहा है, समझ गए। चलिए मानेंगे, यहाँ पे मान के इसी प्रश्न को बनाना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। पहले मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र X वर्ष। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र Y वर्ष है, ठीक। चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, चलिए प्रश्न में कह रहा है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व। चलिए इधर आपका हो गया आफ्ताब और इधर आपका हो गया उसका पुत्री, इधर उसका पुत्री हो गया, दोनों तरफ इस तरह से लिख देना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, 7 वर्ष पीछे जाएगा तो दोनों छोटा होगा ना, 7 वर्ष पीछे कहेगा तो x - 7 और इधर भी कर देंगे y - 7। क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक नहीं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में माइनस कर दिए, कह रहा इससे कह रहा है अपनी पुत्री से मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था तो इसमें 7 गुना करना है, उल्टा कर देना है। समझ गए बात को,
ये कहेगा 7 गुना आयु का था, तो इसमें करना बराबर करने के लिए हमको इसके पुत्री में गुना करेंगे, ठीक, उल्टा किया जाता है। तो 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में x-7 कर दिए, दोनों एक साल पीछे जाएगा, छोटा होगा ना जी। उसके बाद क्या करना है, क्या करा, अपने पुत्री से करा तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब इससे ये 7 गुनी आयु का था, तो उल्टा इसमें क्या करना है, आपको गुना करना है, जिससे कहेगा उसमें गुना करना है, ठीक। तो 7 गुना कर देंगे किसमें, उसके पुत्री में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हो जाएगा x-7 बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में दोनों से, तो 7y माइनस 7 49, 4 वाले को एक साइड कर लीजिए, x माइनस 7y, और इधर आपका हो जाएगा माइनस का 49, और ये आपका आ जाएगा इधर, तो प्लस का हो जाएगा 7, है ना, यानी कि x-7y बराबर, घटाने पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 42 आ जाएगा ना। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 7y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 42। चलिए यहाँ पर रखेंगे y बराबर 6 पर, अभी नहीं, ये तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण सॉरी, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा x-7y बराबर माइनस का 42, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक। अब समीकरण 2 भी निकालना है। आगे क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक, अब से कह रहा है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अब से, ठीक। इधर आपका हो गया उसका पिता, और इधर हो गया उसका पुत्री, बाई पिता पुत्री हो गया ना। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा, 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 ऐड कर देना इधर, तो 3 ऐड करना इधर भी, ठीक। क्या करा जी, तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा, मतलब कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि तुमसे हम 3 गुनी आयु करा जाएगा, तो 3 किस में गुना करेंगे, उसके पुत्री में, अफ्ताब की पुत्री में। इधर आपका हो जाएगा x + 3, और इधर हो जाएगा 3y, और प्लस का 3 3 का 9 ना, इसमें गुना करेंगे तो 3 3 का 9। चलिए इधर हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर, इधर आपका हो जाएगा 9, इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी कि निकल के आ जाएगा x माइनस 3y बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, घटाने पे 6 आएगा ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 और 2 को बारी बारी से लेकर के समीकरण कम से कम 3 बिंदु निकालेंगे, ठीक ना। ये देखिए, ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, बीजगणितीय रूप में यही आपका है, ठीक। अब करा इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए, तो अब देखिए इसी समीकरण को लेकर के ग्राफीय विधि में व्यक्त करना। चलेंगे यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में क्या है जी, x माइनस का 7y और बराबर माइनस का 42। यहाँ से देखिए अगर हम x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 7 ना, इधर हो जाएगा प्लस का 7y या माइनस का 42। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 पर, x बराबर 6 सॉरी y बराबर ना, y बराबर 6 पर, y बराबर 6 ले रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 6 और माइनस का 42, तो यहाँ से हो जाएगा आपका निकल के आएगा 6 7 42 और माइनस का 42, तो आ गया क्या, 0 आ गया ना, x का मान 0। चलिए अब लेंगे y बराबर 7 पर, y बराबर 7 पे, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x इंटू, देखिए 7, y की जगह पे क्या रख रहे हैं 7, तो 7 और माइनस का 42, तो हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 माइनस का 42, तो घटाइए कितना आएगा 49 में से 42 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से हमने निकाल लिए हैं x और y का मान निकाले। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में हम 2 ही पॉइंट निकालते हैं, आपको कम से कम 3 पॉइंट निकालना ही होगा मेरे दोस्त, ठीक ना। हम 2 ही पॉइंट निकाल लेते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको कम से कम 3 को निकालना होगा, नहीं तो आप गलती कर दीजिएगा। चलिए y का मान 6 रखने पे, y का मान 6 रखने पे x का मान 0 आया था, y का मान 7 रखने पे x का मान 7 आया था, y का मान 7 रखने पे x का मान क्या आया था 7 आया था, ठीक। चलिए अब समीकरण दूसरा से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यह है ना, x माइनस 3y
बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस 3y हो जाएगा, 6 प्लस 3y होगा ना। चलिए, यहाँ पे हम रखेंगे y का मान लेंगे, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, तो आपका ये 0 हो जाएगा ना, यानी कि x बराबर 6 आ गया। चलिए, अब रखते हैं y बराबर -1 पर, y बराबर -1 पे, तो y बराबर -1 पे रखेंगे, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 इंटू -1, तो ये -3 हो जाएगा ना, यानी कि 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका हम दो बिंदु निकाल लिए हैं, x और y का दो हल। चलिए, x का मान, y का मान 0 रखने पे x का मान 6 आया था, और y का मान -1 रखने पे x का मान 3 आया था। चलिए, यही आया है ना। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ग्राफ पेपर पे इसको खींचना है अच्छा से। ऊपर y डैश x डैश, इधर आपका हो जाएगा x। कहाँ तक के अंक लेना है जी, 7 तक के है ना, 7 तक लेंगे, प्लस में ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, माइनस में ज़्यादा नहीं है। चलिए, -1 -2 -3 तक लेते हैं। चलिए, सभी लोग देखिएगा ध्यान से, x का मान 0 तो y का मान 6, तो y का प्लस का मान 6 होगा, तो y अक्ष पर इधर जाएंगे, इधर तो माइनस है ना, y का मान 6 तो x का मान 0, यानी कि x का मान 0 यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0,6। x का मान 7 तो y का मान भी 7, x का मान 7 ये है, और y का मान 7, यानी कि यहाँ से इधर जाएंगे और इधर से इधर जाएंगे, तो इधर आएगा ना, दोनों का बराबर इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ गए? चलिए, और यहाँ पे क्या था, 7,7, ये दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा, सही से बनेगा। चलिए, x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 यहाँ पे, y का मान 0 भी यहीं पे, x का मान 3 तो y का -1, x का मान 3 ये है ना, अब y का मान -1, तो नीचे आएगा ना, यहाँ पे आएगा। चलिए, ये दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। आप लोग 3 बिंदु कम से कम निकालिएगा, तभी सोजा बनेगा। चलिए, इस तरह से मिला दिए। तो बताइए ये कैसा हल होगा। चलिए, इस रेखा का समीकरण क्या था जी, इस रेखा का समीकरण था x माइनस 7y और बराबर माइनस का 42, और इस रेखा का समीकरण क्या था जी, इस रेखा का समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6। देखिए, ये कैसा रेखा होगा, देखिए ये आगे चल करके ना कहीं मिलेगा, आगे आपको जाते जाते कहीं एक दूसरे के बिंदु पर काटेगा, तो ये कैसा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये आपका बीजगणित रूप में यहीं तक था व्यक्त करना, ये आपका आलेख ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, ये आपका ग्राफीय रूप में व्यक्त हो गया। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आप लोग ग्राफ पेपर बनाएगा, आप लोग का सब सही जाएगा, सेम लाइन में जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जा करके आगे ये दोनों मिलेगा, काटेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा ना, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, मतलब इसका एक हल हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर वो काटेगा। समझ में आया? तो वीडियो काफ़ी लंबा रहा, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखते हैं तो, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जो भी किस क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास वीडियो जरूर पहुँचाइए। ठीक, ज्ञान ज़्यादा बांटने से ज़्यादा मिलता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।